तो आज अपन केमिस्ट्री में बॉन्ड फ्यूजन और बॉन्ड लाइसिस टॉपिक पढ़ेंगे। तो मैंने बताया कि भाई when we react some materials with each other then old bonds are breaks and new bonds are formed. This phenomena is known as bond lysis और bond cleavage। बॉन्ड का जो टूटना है वो क्या हुआ कि जो पुराने बॉन्ड हैं किसी मटेरियल में वो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। जो बॉन्ड का टूटना है उसी को अपन यहाँ बॉन्ड लाइसिस बोल रहे हैं। लाइसिस का मीन होता है ब्रेकडाउन, और क्लीवेज बोल रहे हैं और फिजन बोल रहे हैं। ये सब वर्ड जो है सिनोनिम से एक दूसरे के और इस तरीके से बताए गए हैं। बॉन्ड फिजन और बॉन्ड लाइसिस क्या है? व्हेन वी रिएक्ट सम मटेरियल विथ ईच अदर देन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। दिस फिनोमेना इज नोन एज बॉन्ड लाइसिस और बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बॉन्ड लाइसिस। Types of bond lysis. There are two types of bond lysis. Capital A is homolytic or symmetrical or non-polar. फर्स्ट जो टाइप है बॉन्ड फिजन का वो कौन सा है? होमोलाइटिक, और एक और नाम है इसका सिमेट्रिकल, और एक और नाम है नॉन पोलर। इसमें क्या अपन ने डेफिनेशन क्या देख पाएंगे कि व्हेन डिफरेंस ऑफ EN की फुल फॉर्म यहां पर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ EN ऑफ एटम्स। जो बॉन्ड बना के रखते हैं उनको हम एटम्स बोल रहे हैं। व्हेन डिफरेंस ऑफ EN ऑफ एटम्स इज बिटवीन 0 to 0.4 then bond lysis is known as homolytic bond fission homolytic। तो जो ये EN जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इस तरीके से बताई जाती है। जैसे मैंने कहा था भाई हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर है। ये इस साइड में इंक्रीज होती है और अबोव टू डाउनवर्ड डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अबोव टू डाउनवर्ड क्या होती है? डिक्रीज। EN बोलते हैं इसको। EN क्या था? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर। समझ गए आप? तो जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग बॉन्ड, जो दो इलेक्ट्रॉनों की वजह से एक बॉन्ड बनता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कौन से एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहेंगे उसको मेजरमेंट करने का जो अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाता है वो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव चार्ज आना नेगेटिविटी कहलाता है और पॉजिटिव चार्ज आना पॉजिटिविटी कहलाता है। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल रिसीव करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है और राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटल की तरफ जाने पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और अबोव टू डाउनवर्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन है वो पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है।
क्योंकि इसके बाद में जो हीलियम नियोन वगैरह आएंगी वो बॉन्ड ही नहीं बनाती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडोन, जिनको नोबल गैस बोलते हैं, वो बॉन्ड ही नहीं बनाती हैं। तो बॉन्ड बनाने का काम कहाँ तक होता है? फ्लोरीन तक। कहाँ तक होता है भाई? फ्लोरीन तक। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानी जा रही है? 4 से कम वाली 3.5, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1.5 और फिर 1, और इधर हो जाएगी 2.1 और इधर हो जाएगी फिर इसके बाद में आपको मैंने बताया 3 और 2.8 और 2.4, इस तरह से कम होती चली जाएगी। ये अप्रोक्स बताई जा रही है। तो अब जो कोई बॉन्ड होगा यदि वो जीरो डिफरेंस का होगा, किस तरह के डिफरेंस का होगा? जीरो डिफरेंस का, तो उसमें जो बॉन्ड टूटेगा वो कहलाएगा होमोलाइटिक। क्या कहलाएगा? होमोलाइटिक। और इसी को एक और नाम क्या दे देंगे? सिमेट्रिकल। और क्या नाम दे देंगे? नॉन पोलर। तो इसमें वजह क्या रही कि जो बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाएंगे। वन बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एटम का होता है और दूसरा दूसरे एटम का होता है। तो जब इक्वल डिवीजन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले लेगा। समझ गए बात को आप? इसे बोल रहे हैं होमोलाइटिक। इसका जो नेक्स्ट अपने कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं वो एग्जाम्पल यहां पर देखेंगे। एग्जाम्पल यहां देख रहे हैं। एग्जाम्पल आज अपन एल्केन का देखते हैं। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं? एल्केन। एल्केन एक टॉपिक है जो आपको पहले बताया जा चुका है। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनमें कार्बन कार्बन क्या रहते हैं? सिंगल बॉन्ड। जैसे अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं इथेन का। इथेन में कितने कार्बन एटम होते हैं? 2 कार्बन एटम। अब आप देखें इनमें जितने भी बॉन्ड हैं, अगर अपन किसी एक बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मेजरमेंट करें तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है उसका तो आ रहा है 2.1 और जो कार्बन है इसका आ रहा है 2.5। कितना आ रहा है? 2.5। तो कार्बन कार्बन के बीच में डिफरेंस कितना रहा? 0। और कार्बन नाइट्रोजन में 0.4। कोई भी बॉन्ड इनमें से पोलर बॉन्ड नहीं है, यानी जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला आइटम ले जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला आइटम ले जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसको टेम्परेचर देने पर ये बन जाएगा 2CH3 और इसके ऊपर इस तरह से एक डॉट लगा दी जाएगी। ये डॉट किस बात को शो कर रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन को। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 में से यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम पहले से अटैच है या नहीं है? तो अब 3 हाइड्रोजन एटम के बाद में अब ये क्या बच गया है? डॉट। ये इसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है जो कि इसके पास बचा हुआ है, और इसका नाम हो जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या नेम हो जाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये कौन था? इथेन। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या है? ये कब होता है? तो इसकी कंडीशन है एक तो हाई टेम्परेचर। ये कंडीशन आप ऐड कर लें जिन बच्चों ने पहले नहीं लिखी थी। कंडीशन ये कब होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन? ये उसमें यहाँ से ऐड करना शुरू कर दें, यहाँ से ऐड करना शुरू कर दें आप। ये बात पहले नहीं बताई थी मैंने। हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जगह कई बार अपन यूवी लिख देते हैं। यूवी की फुल फॉर्म यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट से है, ठीक है। इसके अलावा कई बार इसमें एच न्यू लिख दिया जाता है। एच न्यू भी यहाँ एनर्जी को शो करता है, जिसमें एच तो प्लैंक कांस्टेंट है और न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकंड वाइब्रेशन। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा जो है एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। मच्छर के भिनभिनाने में और शेर के दहाड़ने में जो ज़्यादा एनर्जी है वो मच्छर में रहती है, मॉस्किटो में। वो ज़्यादा तेज़ी से पंख फड़फड़ाता है, तो जितना फ्रीक्वेंसी होती है उतनी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। और क्या है? फ्री रेडिकल की प्रेजेंस। जो जैसा होता है वैसे ही दूसरे को बना देता है। जो जैसा होता है वैसे ही क्या करता है? दूसरे को बना देता है। उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल हो, या हाई टेम्परेचर हो, या सनलाइट हो, या यूवी रेज हो, या एच न्यू हो, या फ्री रेडिकल हो। इनके अलावा एक और प्रेजेंस है, वो है पेरोक्साइड। एक और प्रेजेंस क्या है? पेरोक्साइड। किसी को केमिस्ट्री में ज्यादा मिल जाता है तो उसके पर लग जाते हैं, किसी को एक्स्ट्रा मिल जाता है तो केमिस्ट्री में क्या लग जाते हैं? पर। और ज्यादा एक्स्ट्रा मिल जाए तो सुपर। तो जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं उनमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब ऐड हो जाती है तो उसको पेरोक्साइड बोलते हैं। जैसे H2O सिंपल ऑक्साइड है और H2O2 पेरोक्साइड है। H2O सिंपल ऑक्साइड है और H2O2 क्या है? पेरोक्साइड है। तो इस तरीके से इनकी प्रेजेंस यदि आपको कहीं दिख जाए तो इसका मतलब वो होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन है।
ये कहीं आपको रिएक्शन में प्रेजेंट मिल जाए, एरो के निशान के ऊपर मिल जाए, या कंडीशन अप्लाई हो, इनमें से ये कंडीशन दी हुई हो, तो आप क्या बताएंगे? वो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है। इस तरह की बात बताएंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन। वो एग्जाम्पल इस तरह से है। तो ये जो बात थी आपने नोट कर ली होगी कि हाई टेम्परेचर, सनलाइट, यूवी रेज, एच न्यू, फ्री रेडिकल एंड प्रोक्साइड की प्रेजेंस। प्रोक्साइड का एग्जाम्पल है R2O2। यहाँ पर R एल्काइल के लिए है और O ऑक्सीजन के लिए है। R2O2 की जगह आप चाहें तो H2O2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप Na2O2 भी लिख सकते हैं। इस तरह के जो ऑक्साइड है वो सब प्रोक्साइड कहलाते हैं। तो सोडियम का सिंपल ऑक्साइड होता है, उसका फार्मूला होता है Na2O। सोडियम के सिंपल ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Na2O। Na की वैलेंसी 1 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, परंतु एक और ऑक्सीजन बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, जैसे पोटेशियम का सिंपल ऑक्साइड क्या हो जाता है? K2O। ये सिंपल ऑक्साइड है, सिंपल। कैसा ऑक्साइड है ये? सिंपल। ध्यान दें, पोटेशियम का ये कौन सा ऑक्साइड हो गया? सिंपल। K2O2 क्या हो गया? पेरोक्साइड। ये कैंसिल हो गया? पेरोक्साइड। और अगर अपन KO2 लिख दें, क्या लिख दें? KO2, तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। इस तरीके से ऑक्सीजन का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। ये K2O सिंपल ऑक्साइड है, K2O2 पेरोक्साइड है, और KO2 सुपर ऑक्साइड है। सुपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन के सोर्स का काम करते हैं, जो क्लाइंबर होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ जाते हैं ऊपर, वो ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर नहीं ले जाते, बल्कि ये KO2 ले जाते हैं ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो चीज काम में लेते हैं, क्लाइंबर। कौन काम में लेते हैं? ये क्लाइंबर, जो पर्वत पे चढ़ जाते हैं। क्लाइंबर ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में क्या काम में लेते हैं? KO2। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लाइंबर जो पर्वत पे चढ़ते हैं, ये ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में क्या काम में लेते हैं? KO2। ये ब्रेक हो जाता है, इसमें वाटर डालते हैं, वाटर डालने के बाद में ब्रेक होकर के ये ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है। इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, हाँ, ये पड़ा रहता है और अपने आप ही इसमें मास्क लगा रहता है, मास्क में ये ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है। जैसे मतलब इक्विपमेंट तो रहता ही है पूरा, जिसमें इंस्ट्रूमेंट रहता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर पड़ा रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर और क्वेश्चन पूछे जाएं, तो जो अभी मैंने NO2O2 लिखवाया, ये सी डाइवर काम में लेते हैं। सी डाइवर का मतलब होता है गोताखोर। जैसे अभी आपने देखा कि एक सबमरीन जो है वो टाइटेनिक जहाज का मलबा ढूंढने गई थी, तो उसमें काफी लोग डूब करके मर गए हैं। 6 अरबपति अपना पैसा खर्च करके वहां मरने के लिए गए थे। हाँ, भाई उनको नहीं पता था भाई मरेंगे, पर बाकी सबमरीन डूब गई थी। टाइटेनिक का मलबा ढूंढ रहे थे, अब उनका मलबा लोग ढूंढेंगे। तो बताएं कि ये यहां तक की बात समझ में आ रही है सबको? तो अभी अभी मैंने बताया कि जो अपन ये होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन है, ये कौन सी कंडीशंस में इंक्रीज हो जाता है, कौन सी कंडीशंस में बढ़ जाता है। समझ में आएगी बात आपको? इनकी प्रेजेंस यदि होगी तो उस रिएक्शन को अपन मानेंगे होमोलाइटिक। क्या मानेंगे? समझ गए? अब नेक्स्ट अपन इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जो होमोलाइटिक का है वो एक और बताया जा रहा है। वो एग्जांपल है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो CH4 में आप देखेंगे इस तरह से ये H यहाँ आ जाएंगे, इसकी रिएक्शन Cl से करा देंगे, यहाँ पर H और UV लिख देंगे। जैसे ये H और UV आएगा, आप समझ जाएंगे भाई ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है, होमोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें से आप देखेंगे एक Cl तो एक H के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो ये Cl है वो वहां जाकर के जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला ये बन जाएगा H यहाँ आ गया Cl और यहाँ आ गया H। तो ये तो हो गया मीथेन इधर वाला, तो और इधर वाला क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। अब ये तो अपने पास हो गई रिएक्शन। अब अपन कैसा पता लगाएं भाई इसकी मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे हुई? तो इसके 3 स्टेप होते हैं, एक को बोलते हैं इनिशिएशन, एक को प्रोपेगेशन और एक को टर्मिनेशन। तो इसकी मैकेनिज्म बताई जाएगी अभी, क्योंकि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बॉन्ड फ्यूजन, ये मैकेनिज्म का पार्ट है कि रिएक्शन कैसे टूटती है, बॉन्ड कैसे टूटते हैं, कैसे उनमें आपस में दोबारा से वो ऐड होते हैं। तो रिएक्शन सबको समझ में आ रही है बोर्ड पर लिखी हुई? मीथेन जो था CH4, उसकी रिएक्शन अपन ने करा दी Cl2 से। Cl2 एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे H2O2 N2 होता है वैसे। तो इसमें जो Cl का बॉन्ड वो ब्रेक हो जाएगा, एक Cl H के साथ में रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ इस तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे हुई? तो मैकेनिज्म जो है वो आप यहाँ देख पाएंगे। मैकेनिज्म रिएक्शन को मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होती हैं।
प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ब्रेक डाउन है एक तरह का। जैसे आप कहीं से गिर करके चोटिल हो गए तो आपकी कौन कौन सी बोन फ्रैक्चर होंगी, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, आपको गिर के देखना पड़ेगा। अलग अलग बार अलग अलग बोन फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मैकेनिज्म कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो यूवी की प्रेजेंस में बातें नहीं करें भाई, ये ClCl जो है इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब ये बॉन्ड डिवीजन कैसा होगा, होमोलाइटिक होगा या हेटेरोलाइटिक होगा, होमोलाइटिक, क्योंकि कंडीशन क्या है H और यूवी। तो जैसे ही ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये ClCl में से बॉन्ड फ्रैक्चर हो जाएगा, इसका बॉन्ड टूट जाएगा और ये यहाँ से इस तरह से 2Cl बना देंगे। इसको बोलेंगे क्लोराइन फ्री रेडिकल, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। जो भी इस तरह से बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल, क्योंकि इसके पास में ये फ्री है कहीं भी जाने के लिए, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, इस पर कोई प्लस चार्ज नहीं है, कोई माइनस चार्ज नहीं है। वजह क्या रही, क्योंकि में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था वो जीरो है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो। अब नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि जो जैसा होता है वैसे दूसरे को बना देता है। तो जो सेकेंड स्टेप है इसकी, उसमें ये जो CH3H था, जो CH4 मैंने लिखा है उसको मैंने CH3H लिख दिया। कोई किसी को दिक्कत, CH4 को मैंने, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा कोई सा भी, तो मैंने ये जो CH4 था उसको कैसे लिख दिया, CH3H। ठीक है, क्योंकि अपन इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, CH3H का बॉन्ड टूटेगा, इस पर अटैक करने कौन आएगा, Cl फ्री रेडिकल। तो ये फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है इसको इनिशिएशन स्टेप बोलते हैं, इनिशिएशन स्टेप। जो रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है भाई, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो फ्री रेडिकल बन गया वो दूसरे फ्री रेडिकल बनाएगा। मैंने कहा था जो जैसा होता है वैसे ही दूसरे को बना देता है, मैं जैसा हूं वैसे ही आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी टीचर होगा वो अपने जैसे बनाने की कोशिश करता है बच्चों को, मेरे जैसे बन जाए, ठीक है ना, पढ़ाई के मामले में। तो आप कोशिश करें कि भाई ये बोर्ड पे जो बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है। तो CH4 को मैंने क्या लिख दिया, CH3H। अब बताओ इसमें होगा क्या कि ये जो CH3 है ये तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और इसका H और इसका Cl मिलके Cl बना लेंगे। देखो देखो समझ में आया क्या, यानी ये अपने जो डॉट है ये तो उसको दे दिया, ये वाला डॉट तो, और ये वाला H ये खुद ले लिया। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल से क्या बन गया, मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लोराइन फ्री रेडिकल से क्या बन गया भाई, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये अपन जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था कल उससे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, लिखना आप लोग सबको ये। तो मिथाइल जो फ्री रेडिकल है वो सेकंड स्टेप में बना, इसी स्टेप को बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपेगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या कहलाती है भाई, प्रोपेगेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में तो अपन इनिशिएशन किए, स्टार्ट किए, सेकंड में ये थोड़ा सा आगे बढ़ गई स्टेप, प्रोपेगेशन बोलते हैं। अब थर्ड स्टेप लिखेंगे जिसको बोलते हैं टर्मिनेशन। अब इसमें प्रोडक्ट बनेंगे। अभी तक ये इंटरमीडिएट थे, क्या कहलाते हैं ये, इंटरमीडिएट। अभी तक जो बने हैं क्या कहलाते हैं भाई, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो होते हैं जो रिएक्शन में थोड़े टाइम के लिए बनते हैं। तो अभी तक कोई प्रोडक्ट नहीं बना, अभी तक क्या बन रहे हैं, ओनली इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन कौन से आ गए अपने पास, एक तो देखो Cl फ्री रेडिकल बचा हुआ है, पहले बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है, कितने फ्री रेडिकल बने थे, Cl2, उनमें से एक तो ये काम आ गया और वन अभी भी फ्री बचा हुआ है और एक नया फ्री रेडिकल बन गया CH3। अब जितने फ्री रेडिकल है सब आपस में मिलेंगे। लास्ट स्टेप में टर्मिनेशन में क्या होगा, जितने फ्री रेडिकल बच गए वो क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। तो वो समझ में आ रहा है। अब जो थर्ड स्टेप है इसकी, इसका नाम हो जाएगा टर्मिनेशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल हुआ, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल फ्रॉम इनिशियल फ्री रेडिकल। जो शुरुआती फ्री रेडिकल था उसने क्या किया, नए फ्री रेडिकल बनाए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, जितने फ्री रेडिकल बच गए, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट है, ये तो खाली बीच में बने हैं रिएक्शन के बीच में, अब ये क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। आपस में जुड़ेंगे तो किस बात पर डिपेंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी पर। किस बात पर डिपेंड करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी पर। तो जितने बच गए वो जुड़ेंगे आपस में। अब कौन कौन से फ्री रेडिकल बचे, एक तो Cl फ्री रेडिकल बचा हुआ है और एक CH3 फ्री रेडिकल बचा हुआ है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप का नाम है, थर्ड स्टेप का, टर्मिनेशन स्टेप। अब बताओ जो CH3 फ्री रेडिकल है और Cl फ्री रेडिकल है, क्या ये आपस में ऐड हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो CH3 फ्री रेडिकल है और ये जो Cl फ्री रेडिकल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है।
और खुद का इलेक्ट्रॉन है, किसी से मांग करके नहीं लाए, अपना खुद का है ना। तो इनका खुद का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, अब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, तो ओल्ड बॉन्ड तो ब्रेक हो गया और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहीं से स्टार्ट किया था अपन ने, आज की जो क्लास थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी कि नहीं हुई थी, कि ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो नया बॉन्ड कैसे बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे, CH3Cl, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे बताओ, क्लोरोमीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्या चीज हो गई है, प्रोडक्ट। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप को क्या बोलेंगे बताओ, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, तो ये आपके 11th की केमिस्ट्री जो है, इसकी यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है। और आपकी बुक के जैसे ही वो यूनिट जो है एंड हो रही है, तो एक क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। वो क्वेश्चन ये है कि मीथेन का जो क्लोरीनेशन अपन ने पढ़ा, हेलोजिनेशन जो पढ़ा, उसमें क्या इथेन भी बनता है क्या। तो उसका आंसर अब यहाँ पर थोड़ी देर में दिया जा रहा है। तो यहाँ तक की स्टेप सबको समझ में आ गई क्या। सबसे पहले तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, फिर वो मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया, फिर जो बचे हुए फ्री रेडिकल थे वो आपस में ऐड हो गए और लास्ट में प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह की बॉन्ड फिजन को बोलते हैं होमोलाइटिक। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मीनिंग है कि जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम पर इक्वली शेयर हो गए हैं, दोनों ने इक्वली डिवाइड कर लिया है। और जो डॉट लगा के अपन दिखा रहे हैं वो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, फ्री वैलेंसी को दिखाया जा रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH3 में तो 3 हुई, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया उसको डॉट के रूप में दिखाया जा रहा है। खुद का इलेक्ट्रॉन है इसलिए प्लस भी नहीं आएगा और माइनस भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपके, खुद का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसलिए ना तो प्लस दिखाएंगे और न माइनस दिखाएंगे। प्लस कब दिखाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया जाता है, और माइनस कब दिखाते हैं, जब किसी से ले लिया जाता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जैसे NaCl में Na पर प्लस बनाता है और Cl पर माइनस बनाता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेप does not obtain in chlorination of CH4 और मीथेन। फर्स्ट स्टेप ये रही, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल CH3 कौन सा स्टेप नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको आराम से आइडेंटिफाई करके बताना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और शांति से जवाब देना है। तो देखिए CH3 को मैंने पहला स्टेप में मिलाया तो इथेन बना दिया। ये स्टेप होता था या नहीं होता था, या पॉसिबल है या नहीं है, ये इनका जवाब देना है। सेकेंड है CH3H प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो CH3Cl प्लस H फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप ये होती थी या नहीं होती थी। थर्ड है बोथ, और फोर्थ है नन। इनमें से कौन सी स्टेप अभी जो मैंने आपको बताया मैकेनिज्म उसमें नहीं होती है, या पॉसिबल नहीं है, या एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड बोथ भी लग सकता है कि बच्चों को, क्योंकि सर ने भाई फर्स्ट तो बताई नहीं, फर्स्ट नहीं बताई मैंने, और सेकंड के भाई नहीं बताई मैंने, क्योंकि ये अपन ने क्या किया था, CH3 फ्री रेडिकल और HCl बनाया था, आपको याद हो तो। CH3H की रिएक्शन जब Cl फ्री रेडिकल से करवाई थी तो अपन ने क्या बनाया था, CH3 फ्री रेडिकल और HCl, ये थोड़ी बनाया था। तो इसका मतलब इनमें से कौन सी स्टेप होगी और कौन सी नहीं होगी, तो ऐसा लगता है दोनों ही नहीं होंगी, पर सही आंसर इसका ओनली सेकंड। फर्स्ट वाली रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि ये CH3 फ्री रेडिकल एक ही नहीं बनता है। CH3 फ्री रेडिकल ओनली वन ही नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि एक एक मॉलिक्यूल की रिएक्शन नहीं होती है, एक साथ लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल काम में आते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी अमाउंट लिया हुआ है तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल नहीं होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो बताओ CH3 फ्री रेडिकल बनाता है या नहीं बनाता। तो CH3 फ्री रेडिकल जो बच जाएंगे आपस में वो मिलेंगे, परंतु ये इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या चीज है, इथेन। क्या है भाई, तो पहला क्वेश्चन ये बनाया हुआ है 11th क्लास में कि आप मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन का फॉर्मेशन कैसे समझाएंगे। क्या मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन भी बन सकता है क्या, तो इसका जवाब है बन सकता है, पर कम अमाउंट में बनेगा। मीथेन के क्लोरीनेशन में इथेन भी बनता है या नहीं बनता है, बन सकता है, पर कम अमाउंट में। क्यों बन सकता है, क्योंकि CH3 फ्री रेडिकल हो सकता है गलती से Cl फ्री रेडिकल से मिलने के बजाय दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से मिल जाए।
वैसे तो क्या हुआ था, CH3 फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल से मिला था, यही बात थी ना। लास्ट की रिएक्शन क्या लिखी हुई ऊपर बोर्ड पर देखो, CH3 फ्री रेडिकल किससे मिला था, Cl फ्री रेडिकल से, सही बात है क्या। परंतु 2 Cl फ्री रेडिकल भी मिल सकते हैं क्योंकि ये भी अवेलेबल है, और 2 CH3 फ्री रेडिकल भी मिल सकते हैं क्योंकि ये भी अवेलेबल है। पर ये प्रोडक्ट लेस क्वांटिटी में बनेंगे। ज्यादा एफिनिटी किसकी है, CH3 और Cl की। ज्यादा मिलने की संभावना किसकी है, CH3 और Cl की। ये वैसा ही काम है जैसे लूडो में अपन डाइस खेलते हैं, डाइस से खेलते हैं, मैंने कहा था 1 to 6 कोई भी आ सकता है। तो क्या किसी का 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या 3 आएगा, पर पॉसिबिलिटीज, अगर मान लो वो डाइस आपका कहीं से टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ तो उस टूटे हुए हिस्से पर जाकर रुकने की संभावना ज्यादा है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो CH3 फ्री रेडिकल है वो दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इथेन। तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो पॉसिबल है पर सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन ये हो जाएगा, सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि H फ्री रेडिकल डज नॉट एग्जिस्ट और नीड हाई एक्टिवेशन एनर्जी, हाई EA, या EA की फुल फॉर्म है एक्टिवेशन एनर्जी। हाइड्रोजन जो है इस तरह से फ्री रेडिकल बनाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इतना टेम्परेचर केवल सन पर ही है, ओनली सन पर। सन का जो टेम्परेचर है वो है 10⁵ केल्विन। तो सन का टेम्परेचर वो कितना होता है, 10⁵ केल्विन। इतना टेम्परेचर अर्थ पर प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। केवल एक ही कंडीशन है जिसमें इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, वो है एटम बम गिरा देना। हाँ, एटम बम गिरा देंगे तो आप सब लोग गैस बन के उड़ जाएंगे। जो भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है वो भी सारा वेपराइज हो जाएगा, और अपन खुद भी मेल्ट हो जाएंगे और वेपर्स बन जाएंगे। तो ये एच जो है, क्या इतना टेम्परेचर लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करना संभव है, सन जितना नहीं, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। देखने से तो पॉसिबल लग रही है, देखने से तो लग रहा है भाई H फ्री रेडिकल बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखने से तो ऐसा लग रहा है भाई CH3 और Cl आपस में मिल जाएंगे और H फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो ओनली सेकेंड स्टेप ही पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट स्टेप पॉसिबल है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ देखे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में ये पता लगा अपने को कि 2 टाइप के फ्री रेडिकल बने, एक तो Cl फ्री रेडिकल और एक CH3 फ्री रेडिकल। यहां तक सबको समझ में आ गया। 2 रेडिकल कौन कौन से बने थे, एक तो Cl फ्री रेडिकल और एक CH3 फ्री रेडिकल। ये बने थे या नहीं बने थे। अब मान लो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा, और इनमें से 2 ऐसे आपस में मिल जाए तो इथेन बन जाएगी, और 2 ऐसे आपस में मिल जाए तो Cl2 बन जाएगा। समझ में आ गया आपके। तो इनकी भी पॉसिबिलिटी है पर वो लेस अमाउंट में बनते हैं। ऐसा अपन ऐसा नहीं कहते नहीं बनेंगे, पॉसिबिलिटी है, पर ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसके लिए क्या होता है, ये हाई हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए अपने को, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, नीड हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए की फुल फॉर्म क्या है यहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब एक्टिवेशन, क्या मैं लिख देता हूं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग है कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। जैसे आपको किसी एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए किसी कट ऑफ मार्क्स की जरूरत पड़ती है, नीट IIT JEE लेवल में एडमिशन के लिए या सिलेक्ट होने के लिए, क्या आपको किसी एक रेंज के ऊपर नंबर आने पड़ते हैं, एक कट ऑफ के ऊपर नंबर आने पड़ते हैं, तो वो उसके एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है। तो बताओ ये होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन समझ में आएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया आपको मैकेनिज्म का, और आप देख रहे हैं कि इसके बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं। वो ये रहा अपने पास में कि विच बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट ऑन हीटिंग ऑफ इथेनॉल इथेनॉल का फॉर्मूला आपको बताया गया था पहले भी। ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। ये देखिए, तो मैंने बताया था कि भाई जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड में टेंशन बढ़ती जाएगी और वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। कंसेप्ट इसका ये है, ठीक है। ऑप्शन ये दिए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
एंड फोर्थ। इक्वेशन रिपीट किया गया है, इसमें बॉन्ड का फिजन समझाया जा रहा है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन इथेनॉल। फर्स्ट कार्बन कार्बन, सेकंड कार्बन नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन ऑक्सीजन एंड फोर्थ ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो आपको ये पूछ लिया जाए कि इथेनॉल में अगर हीटिंग देने पर, टेम्परेचर देने पर अगर बॉन्ड फिजन होता हो तो सबसे पहले किस बॉन्ड के टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? तो सही आंसर है फोर्थ, क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? मैक्सिमम। इसमें जो डिफरेंस था वो था 2.5 2.5, यानी सबसे कम। इसमें था 2.1 या 2.5 लिख लेते पहले, 2.1। इसमें था 3.5 था क्या ऑक्सीजन का? 3.5 माइनस 2.5। उस लास्ट वाले में क्या था? 3.5 माइनस 2.1। तो मैक्सिमम डिफरेंस कौन से मारा है? फोर्थ वाले में, डी वाले में। तो आंसर क्या आ जाएगा? OH बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड कहां से टूटेगा? इसमें यहां से। यदि बॉन्ड टूटने की पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा? इस OH बॉन्ड का। यानी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें टेम्परेचर देने पर, तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड में से सबसे पहला नंबर किसका आएगा? इस OH का। तो किसी में से एच हट जाना एसिडिक प्रॉपर्टी कहलाती है या बेसिक प्रॉपर्टी कहलाती है? कोई कंपाउंड या सब्सटेंस यदि अपने को H दे रहा है, H प्लस, तो एसिड कहलाएगा या बेस कहलाएगा? और यदि कोई कंपाउंड OH माइनस दे रहा तो आप देख रहे हैं इस एल्कोहल में OH भी है और H भी है। तो एल्कोहलों को जो इथेनॉल है इसको एसिडिक माना जाए या बेसिक माना जाए? तो ये कैसे हो जाता है? एसिडिक। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको कहेगा भाई आप कैसे प्रूव करेंगे कि एथेनॉल में OH होते हुए भी ये एसिडिक है, बेसिक नहीं है? जैसे NaOH बेस है और HCl एसिड है। HCl में H और Cl माइनस बनता है और बेस में NaOH में Na प्लस और OH माइनस बनता है। तो जो H प्लस देते हैं वो एसिड और जो OH माइनस देते हैं वो बेस। तो आपको ये पूछा जाएगा भाई क्या एथेनॉल क्या किस तरह से होने की पॉसिबिलिटी है? क्या ये एसिड है या बेस है, या आप इसकी जो नेचर है वो कैसे आप प्रूव करेंगे? तो अपन यहाँ डिफरेंस के बेसिस पे बता देंगे कि ये H दे रहा है और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो H प्लस देने के नेचर में ये एसिड है, इस तरह का है एसिडिक। समझ में आ गया क्या आपके? केवल OH होने से बेस नहीं हो जाएगा, बॉन्ड कौन सा ब्रेक हो रहा है इसको देखना पड़ता है। तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिसके बेसिस पे कौन सी स्पीसीज बन रही है, H प्लस दे रहा है या OH माइनस दे रहा है, उसके बेसिस पे उसको एसिड बेस बोला जाता है। समझ में आ गया क्या? तो ये मैंने आपको ये आज होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन बताया और उसके बेसिस पे 2 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के करवाए कि कौन से बॉन्ड फिजन में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी कंडीशन में होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। कब होता है? जब बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 से 0.4 तक का हो। और कंडीशन क्या बताया? हाई टेम्परेचर, पेरोक्साइड की प्रेजेंस, ठीक है ना, सनलाइट, यूवी रेज, H न्यू, ये सब मैंने आपको चीजें बताई। ठीक है।